हर एक्टिविटीज को हम ग्रेड देंगे ए से लेके सी तक। एक ऑयस्टर चाचू, ऑयस्टर चाचू ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट, जेन जी जनरेशन है ना, आजकल की जनरेशन, और आपको ऐसी टेक्स्ट की लैंग्वेज ज्यादा अट्रैक्ट करती है। कह रहा है कि भैया मेरी तो अलग ही शान है, मेरी वॉल्यूम ऑक्सीजन की वॉल्यूम से डबल होगी, मतलब के सामने ए ग्रेड, व्हिच मींस इस एक्टिविटी के एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। और लड्डू एक्टिविटी है तो बहुत आसान है, मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको फूंक दिया, तो बिजली के झटके दिए, और जैसे पानी को बिजली के झटके दिए, पानी के अंदर से हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। क्या आप लोगों ने मेटल्स की औकात सीरीज के बारे में सुना है? औकात सीरीज का मतलब है रिएक्टिविटी सीरीज। में कहा क्यों ना हम अपने पेन की कैप्स को एक्सचेंज कर लें, तो कॉपर कह रहा है कि भाई मेरे को अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहना है, मेरे को नहीं रहना कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में, मुझे फटाफट से कॉपर में कन्वर्ट करो। दुश्मन होता है CaCl2। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की स्पेशल क्लास। और आज की ये स्पेशल क्लास कंडक्ट की गई है क्लास 10th के कुछ खास बच्चों की रिक्वेस्ट पे। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th साइंस की कंप्लीट एक्टिविटीज, जो एश्योर करवा सकती हैं आपके 3 to 5 मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। क्लियर? तो आज की एक्टिविटी बेटा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस एक्टिविटीज के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा कि अगर एग्जाम में कोई ऐसी एक्टिविटी भी आ जाती है जो आपको ज्यादा अच्छे से नहीं आती, तो आप कैसे उसमें अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जितना ही आप एक्टिविटीज को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे एग्जाम में, उतने ही ज्यादा आप मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई लिखने के लिए जरूरी है कि हम सिंपल तरीके से उसको पढ़ेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा है स्पेशली आप लोगों के लिए कि चलिए आसान भाषा में समझते हैं। तो एक्टिविटीज को हमने आसान भाषा में समझना है, बट उसके लिए मुझे जरूरी है कि आप लोगों का इक्वल कंट्रीब्यूशन हो। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और निकाल लीजिए अपने पेन और पेपर, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप साथ के साथ नोट करेंगे। एंड दैट वुड बी योर शीट, जो आप फाइनल एग्जाम में रीड करके जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने निकाल लिए हैं अपने पेन, पेंसिल, पेपर, तो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहली एक्टिविटी। और इन एक्टिविटीज का ऑर्डर मैंने रैंडम रखा है ताकि आप बोर ना हो जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर बेटा चैप्टर वाइज एक्टिविटीज मेंशन है। अगर मैं सारी कंप्लीट केमिस्ट्री की रिएक्शंस पहले करवाऊंगा या एक्टिविटीज पहले कराऊंगा तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो हम लोग मिक्स एक्टिविटीज लेके चलेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, हर एक्टिविटीज को हम ग्रेड देंगे ए से लेके सी तक। अगर मैं किसी एक्टिविटी को ए ग्रेड दे रहा हूं तो आप अपनी कॉपी पे मेंशन करेंगे उस एक्टिविटी के सामने ए ग्रेड, व्हिच मींस इस एक्टिविटी के एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, एंड सब्सिक्वेंटली बी और सी के चांसेस उतने ही कम होंगे। मैंने कोशिश की है कंप्लीट एनसीईआरटी की सारी एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड करने की, बट हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइज करना होगा एक्टिविटीज को कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी एक्टिविटीज कितनी आसान है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक्टिविटीज की तरफ बढ़ते हैं। बट एक सीक्रेट टिप, एक्टिविटीज कोई भी हो, एक्टिविटी फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, आपके पास बेटा कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी कॉपी में मेंशन करने हैं। ये सिंपल पॉइंट अगर आपको याद होते हैं तो आप कोई भी एक्टिविटी लिख पाएंगे। ये पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे, जैसे एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, थ्योरी, प्रिंसिपल, डायग्राम, देन कोई प्रोसीजर है उसका, देन ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। सिंपल सी बात है बेटा, एम आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। सपोज आपके पास कोई एक्टिविटी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो उसमें मेंशन होगा दैट यू हैव टू स्टडी द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स। तो हम एम वहां से ले लेंगे। क्लियर? ट्रिक पता चली? एम के बाद बेटा जो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, मटेरियल रिक्वायर्ड का आइडिया आपको वहां से लगेगा जो आपकी एक्टिविटी का एम है। जिसके बारे में बात हो रही है, अगर आपको एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो उसमें क्या क्या मटेरियल यूज होंगे वो आप लिखेंगे। और कुछ मटेरियल तो कॉमन ही होते हैं, जैसे केमिस्ट्री के अंदर बीकर्स कॉमन होंगे, फिजिक्स के अंदर अगर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आप मेंशन करेंगे, बायो के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं वो आप लिखेंगे। तो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड और एम के लिए ज्यादा प्रिसाइज नहीं रहना। आपने बेसिक से 2 to 3 एलिमेंट्स भी लिख दिए तो भी मोर देन सफिशिएंट है। और 2-3 स्पेसिफिक लिखेंगे, 2-3 बेसिक लिखेंगे तो काम चल जाएगा। देखिए बेटा, जो थर्ड पॉइंट है आपके पास थ्योरी, ऑब्लिक, प्रिंसिपल, ये वेरी करता है एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट। कुछ एक एक्सपेरिमेंट के अंदर
थ्योरी होती है, कुछ एक एक्सपेरिमेंट के अंदर हम थ्योरी लिखते हैं, कुछ एक एक्सपेरिमेंट के अंदर हम प्रिंसिपल लिखते हैं। वो डिपेंड करता है आपका एक्सपेरिमेंट किस टाइप का है। बेसिकली बायो के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर आप लिखते हैं थ्योरी, और फिजिक्स के जहां पे एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जहां पे कोई कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का प्रिंसिपल अगर आपको मेंशन करना है, देन यू हैव टू राइट डाउन द प्रिंसिपल। डायग्राम्स बेटा हर एक एक्टिविटी के इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम की आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। कोशिश करिए कि आप डायग्राम बनाएं एक्टिविटी के अंदर, अगर वहां पे जरूरी है बनाना, मतलब कंपलसरी नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज के अंदर आप डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बनाने से बेटा आपका प्रोसीजर का काम हल्का हो जाता है। मतलब आप प्रोसीजर में ये भी मेंशन कर सकते हैं, अरेंज द फॉलोइंग apparatus as shown in the diagram। तो अगर आपने डायग्राम में 1 मिनट इन्वेस्ट कर भी दिया, तो वही टाइम आपका सेव होता है कि आपको प्रोसीजर नहीं लिखना पड़ता। प्रोसीजर बेटा बहुत ब्रीफ में लिखेंगे। प्रोसीजर के अंदर हम मेंशन करेंगे कि आपने अपरेटस कैसे लगाया है, सबसे पहले कौन सा केमिकल डाला है, फिर कौन सा डाला है, एंड ट्राई करें बेटा कि आप प्रोसीजर पास्ट में लिखें, क्योंकि एक्टिविटी एक आप परफॉर्म कर चुके हो, आप उसके बारे में लिख रहे हैं, तो ट्राई करें कि आप एक्टिविटीज को थोड़ा पास्ट में लिखें। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड। कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, जैसे केमिस्ट्री में कोई गैस लिबरेट हुई हो, कलर चेंज हुआ हो सॉल्यूशन का, टेम्परेचर चेंज हुआ हो, दैट कुड बी द ऑब्जर्वेशन। फिजिक्स के अंदर कोई कंपास है उसकी मूवमेंट हुई हो, दैट कुड बी द ऑब्जर्वेशन। बायो के अंदर कोई कलर चेंज हुआ हो, या बायो के अंदर कोई भी एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको उस एक्टिविटी से मिला हो, दैट वुड बी कम इन द कैटेगरी ऑफ ऑब्जर्वेशन। देन उसके बाद आता है रिजल्ट एंड कंक्लूजन। रिजल्ट का मतलब क्या है कि आपने क्या इससे कंक्लूड किया। जो एम होता है वही रिजल्ट होता है बेटा, जो आप एम लेके चले थे लास्ट में आप उसी को ही रिजल्ट में मॉडिफाई करेंगे, व्हिच मींस कि अगर आपके पास एम था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को स्टडी करना, तो रिजल्ट में आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ दिस एंड दिस कंपाउंड वाज स्टडीड, और साथ में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो रिजल्ट और कंक्लूजन ऑलमोस्ट सेम है। कई बच्चे बेटा मेरे से पूछते हैं काफी बार कि क्या सर प्रिकॉशन लिखने जरूरी है। कुछ एक एक्टिविटीज के अंदर बेटा कुछ स्पेशल टाइप के प्रिकॉशंस हैं, वो आप मेंशन करेंगे, बट प्रिकॉशन हर एक्टिविटी में लिखना कंपलसरी नहीं होता। डन। तो आप सबसे पहला काम करेंगे, वीडियो को भी पॉज करेंगे, अपनी नोटबुक में ये बेसिक सारे पॉइंट लिखेंगे। अगर आपको एग्जाम में, ट्रस्ट मी ऐसा होता है बेटा स्टूडेंट्स के साथ, अगर आपको कोई एक्टिविटी नहीं भी आती, आप इस पूरे पॉइंट्स को लिखते हैं और उसके अंदर आसपास का मटेरियल भी मेंशन करते हैं, तो हो सकता है 3 मार्क्स की एक्टिविटी में आपको 3 मार्क्स तो ना मिले, बट इट माइट बी पॉसिबल कि टीचर आपको 2 मार्क्स दे देगा उसमें। तो आपको क्या करना है, पहले एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, थ्योरी और प्रिंसिपल, डायग्राम, देन प्रोसीजर, और प्रोसीजर के बाद हमारा ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, कंक्लूजन, इस ऑर्डर को आपको स्पेसिफाई करना है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली एक्टिविटी, और बेटा वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए हम एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं एक्टिविटीज के अंदर बिल्कुल ब्रीफ में बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दिया दैट हाउ टू राइट एन एक्टिविटी। सबसे पहले बेटा बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी केमिस्ट्री की है। इस एक्टिविटी के अंदर अगर आप देख पा रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, इस एक्टिविटी के अंदर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। क्या हमें पता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और वाटर के साथ रिएक्ट करा के बनाएगा स्लेक्ड लाइन, CaOH ट्वाइस बनेगा, और साथ में निकलती है ये रिएक्शन मेंशन भी हुई है नीचे, तो आप देख सकते हो। इस एक्टिविटी में क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं मैं वो बता रहा हूं, बाकी एम मटेरियल रिक्वायर्ड वगैरह में आप इसको फिट कर सकते हैं। ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसमें हीट निकल रही है। बेटा अगर इसमें हीट निकलेगी तो हीट कहां जाएगी, हीट वेसल पे जाएगी। मान लो यहाँ कोई हीट निकल रही है, तो हीट कहां जाएगी, वॉल्स ऑफ द वेसल पे जाएगी। तो जो वॉल्स होंगी उसका टेम्परेचर क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा कॉन्सेप्ट है, आपके पास पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसा भी हो सकता है पूरी एक्टिविटी ना आए, आपको ये पिक्चर बनी हुई मिल जाए एग्जाम में, और आपको उसके बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशन मेंशन करनी हो, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल से कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है, क्विक लाइन के अंदर पानी मिलाया, पानी मिलाते ही बना स्लेक्ड लाइन, और स्लेक्ड लाइन के साथ निकली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इस रिएक्शन को हमने बोल दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दिखकर बहुत इजीली आप बना पाओगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो एक्टिविटी है वो बायो की एक्टिविटी है, और मैंने ये रियलाइज किया कि इस एक्टिविटी के अंदर टेस्ट ट्यूब नहीं बनी हुई थी। इस एक्टिविटी के अंदर टेस्ट ट्यूब नहीं बनी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब खुद से बना ली। अब इस एक्टिविटी में करना क्या, ध्यान से सुनना। क्या हमें ये पता है, क्या हमें ये पता है कि स्टार्च और आयोडीन, स्टार्च और आयोडीन आपस में
मिलने के बाद ब्लू ब्लैक कलर बनाते हैं। अगर हमें ये बात नहीं पता तो अपने दिमाग में फिट करनी है ये बात, स्टार्च और आयोडीन आपस में मिलके ब्लू ब्लैक कलर बनाते हैं। ये दिमाग में फिट हो गया हमें, ठीक है जी। अब ये जो ब्लू ब्लैक कलर बनेगा, ध्यान से सुनेंगे, ये जो ब्लू ब्लैक कलर बनेगा ये एक इंडिकेटर का काम करेगा कि क्या मेरे सॉल्यूशन में, क्या मेरे सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। मतलब मैंने दो टेस्ट ट्यूब ली, सपोज दिस इज टेस्ट ट्यूब नंबर 1 एंड टेस्ट ट्यूब नंबर 2। मैंने टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में बेटा खाना डाला, खाना कुछ भी आप ले सकते हो, बॉइल्ड राइस हो सकते हैं, मैश पोटैटो हो सकते हैं, और आपको पता है इस खाने के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। इस खाने के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। जब मैंने स्टार्च के साथ सलाइवा मिक्स करके इसके अंदर डाला, मतलब मैंने खाने के साथ साथ कुछ ड्रॉप्स सलाइवा की इसके अंदर डाली, तो होगा क्या, बिहाइंड द सीन समझते हैं। इस सलाइवा के अंदर, इस सलाइवा के अंदर होता है एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज सैलिवरी अमाइलेज। इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, सैलिवरी अमाइलेज। ये सैलिवरी अमाइलेज दुश्मन होता है किसका, स्टार्च का। क्या ये बात हमें पता है, क्या ये बात हमें पता है। ये सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर मतलब माल्टोज में। ये सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा किसमें, माल्टोज में। तो जब हम सलाइवा डालेंगे किसी टेस्ट ट्यूब में, मुझे बताओ कमेंट करके, क्या इस टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टार्च स्टार्च रहेगा, नहीं रहेगा। जब इसके अंदर स्टार्च, इसके अंदर जो स्टार्च था वो स्टार्च रहा ही नहीं, स्टार्च इसके अंदर है ही नहीं, तो क्या हमें आयोडीन डालने पे, क्या हमें आयोडीन डालने पे ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पे कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा जब हम इसमें आयोडीन डालेंगे। सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान से सुनो। आयोडीन डाला इसमें, आयोडीन इसमें डालते ही ढूंढ रहा है स्टार्च को। अब स्टार्च इसमें है ही नहीं, क्योंकि स्टार्च को तो आपने डाइजेस्ट करा दिया किससे, सलाइवा से। तो अगर इसमें स्टार्च नहीं है तो हमें ब्लू ब्लैक कलर इसमें नहीं मिलेगा। यहां तक की कहानी समझ आई। दूसरी टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ खाना डाला है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ खाना डाला है, मतलब इसमें भर भर के स्टार्च है, इसमें भर भर के स्टार्च है। क्या इसमें माल्टोज बनेगा, क्या इसमें माल्टोज बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर सलाइवा तो नहीं डाला। और अगर इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, सलाइवा ना डालने से ये कन्वर्ट ही नहीं हुआ माल्टोज में, तो स्टार्च तो ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमें ब्लू ब्लैक कलर इजिली मिल जाएगा। इज दैट क्लियर। एग्जाम में बेटा कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बट एनसीईआरटी में ज्यादा ध्यान नहीं जाता इस एक्टिविटी पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी फिजिक्स की बेटा एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को देखते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला नाम आना चाहिए ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट का। ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट बेटा, ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट तुम्हें पता है कि एक एक्सपेरिमेंट था जिसने ये प्रूव किया कि भाई अगर करंट है तो मैग्नेटिज्म है। आपके चैप्टर का क्या नेम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इस एक्टिविटी ने ये प्रूव किया, ऑयस्टर के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि जब भी किसी वायर में करंट पास होता है तो उस करंट के कारण उसके चारों तरफ क्या डेवलप होती है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रही है बात। अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो ध्यान देंगे बेटा। एक थे ऑयस्टर चाचू। ऑयस्टर चाचू ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर करंट पास करवाया वायर में। जब उसने वायर में करंट पास कराया तो उसने देखा कि यार जब मैं इसके साथ एक मैग्नेटिक कंपास रखता हूं, जब मैं इसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रखता हूं, मैग्नेटिक कंपास क्या होती है, मैग्नेटिक कंपास बेटा एक डिवाइस है जो डिफ्लेक्शन शो करती है, जो मूव करती है अगर आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो। मतलब अगर मैं इस मैग्नेटिक कंपास के पास एक मैग्नेट लेके जाऊं, अगर मैं इस मैग्नेटिक कंपास के पास एक मैग्नेट लेके जाऊं तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगी, मतलब ये मूव करेगी ऐसे। तो ऑयस्टर चाचू ने कहा कि भैया मेरा एक्सपेरिमेंट जो है, उस एक्सपेरिमेंट ने ये कंक्लूड किया कि अगर किसी वायर में करंट होता है तो करंट के कारण उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब इसका एम लिखना है, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, थ्योरी लिखनी है, प्रिंसिपल लिखनी है, वो आप इजीली लिख सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही फर्स्ट स्लाइड में आपको बता दिया कि आपको कैसे इसको फ्रेम आउट करना है। स्टिल अगर आपको लगता है किसी भी एक्टिविटी का आपको कोई भी एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, थ्योरी, प्रिंसिपल या कुछ भी आपको नहीं पता लग रहा, कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद आई विल रिवर्ट डेफिनेटली और आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए बेटा बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है और उसके बाद अगर आप लोगों के लिए इतने एफर्ट्स किए जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप अप्रिसिएशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के कमेंट हम लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, तो आप अपनी क्वेरीज या फिर आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छी चीज किसी के साथ शेयर करते हैं यू एक्सपीरियंस मिरेकल। चलो बैक टू द टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, देखो बेटा यही वाली एक्टिविटी है, इसका एक दूसरा वर्जन भी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि अगर हमारे पास एक वायर है, उस वायर के बीच में ये कार्डबोर्ड है, दिस इज कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड मैंने आर पार करा दिया। अब मुझे बताओ जब इसमें करंट पास हो रहा है क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है? अब कोई बच्चा कहेगा बी क्या है? बेटा बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड है? बिल्कुल है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ है, ये कैसे होगी? कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, कंसेंट्रिक सर्कल। अब कोई बच्चा कहेगा सर कंसेंट्रिक सर्कल हमें नजर आएंगे? कोई वायर लगा के बैठ गया और वो कह रहा है कार्डबोर्ड के ऊपर मुझे तो कंसेंट्रिक सर्कल नजर ही नहीं आए। बेटा कंसेंट्रिक सर्कल आपको नजर नहीं आएंगे। आप जब इस पे आयरन फिलिंग्स डालोगे, जब आप इस पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल डालोगे, आयरन फिलिंग मतलब लोहे का चूरा डालोगे, जैसे ही आपने इस पे आयरन फिलिंग्स डाली तो ये आयरन फिलिंग्स कंसेंट्रिक सर्कल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज कर लेंगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे जैसे कंसेंट्रिक सर्कल, ध्यान देंगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में आई है, जैसे जैसे ये कंसेंट्रिक सर्कल, जैसे जैसे ये कंसेंट्रिक सर्कल दूर होते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम। ये वायर क्या है? ये सोर्स ऑफ करंट है, या मैं इसको कह सकता हूं ये वायर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। बेटा क्या मैं कह सकता हूं ये वायर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है? तो जितना इस वायर के पास आप रहोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगी, और जितनी आप वायर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम एक्सपीरियंस होने वाली है। एक सिंपल सी बात बताओ बेटा, मेरे हाथ में मैग्नेट है, उस मैग्नेट का असर मेरे पास पड़े मेटेलिक पार्ट पे होगा या फिर मेरे से दूर पड़े? जितना आप दूर जाते जाएंगे बेटा उतना मैग्नेटिज्म क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बट पिछले साल सीबीएसई ने पूछा था, आपको 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे ए और बी, और आपसे ये पूछ लेंगे कि बताओ बेटा ए और बी पॉइंट में से मैग्नेटिक फील्ड कहां पे ज्यादा होगी और कहां पे कम। नेक्स्ट मूव टू द डिफरेंट एक्टिविटी। बेटा यहां पे आपको इसी एक्टिविटी का एक वर्जन देखने को मिलेगा, तो एनसीईआरटी के अंदर स्नो से याद रखना बेटा, स्नो। अब ये क्यों बता रहा हूं बेटा? क्योंकि एक्टिविटी चाहे ना आए बट एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। स्नो का मतलब क्या है? जब भी किसी सर्किट में, ध्यान देंगे बेटा, जब भी किसी सर्किट में करंट पास होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ, जब भी करंट जाएगा तो कंपास डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स वेस्ट। अभी ऐसे लिखने का क्या मतलब है? क्योंकि बेटा तुम लोग जेन जी जनरेशन है ना, आजकल की जनरेशन, और आपको ऐसी टेक्स्ट की लैंग्वेज ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो जब भी साउथ से नॉर्थ करंट की डायरेक्शन होगी तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक कंपास की होगी टुवर्ड्स वेस्ट। तो मतलब आपके पास जो भी करंट की डायरेक्शन है उस करंट की डायरेक्शन को ध्यान से देखेंगे। जैसे ये डायरेक्शन करंट के साउथ से नॉर्थ है, देखो ये होता है ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मुझे बताओ करंट इधर जा रहा था, तो देखो कंपास कहां डिफ्लेक्ट हो रही है? कंपास वेस्ट में। मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आप इजीली इसको देख पाओ। देखो कंपास वेस्ट की तरफ जा रही है, जैसे करंट साउथ से नॉर्थ गया कंपास गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो एक्टिविटी है, अगेन वो मैग्नेटिज्म की एक्टिविटी है। मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि हम एक्टिविटी को ए बी सी डी ग्रेड देंगे। अभी तक हमने किसी भी एक्टिविटी को ए बी सी डी ग्रेड नहीं दिया, तो स्टार्ट करते हैं बेटा ग्रेडिंग देना। सबसे पहले बेटा जो ये एक्टिविटी है इसको आप ग्रेड दे देंगे, ग्रेड ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इस एक्टिविटी को भी आप ग्रेड देंगे, ग्रेड ए। वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। नेक्स्ट जो ये एक्टिविटी है बेटा बहुत कम पूछी गई है, मेंशन करेंगे ग्रेड सी। नेक्स्ट जो ये एक्टिविटी है बेटा ये भी एग्जाम में मीडियम ही पूछी गई है, तो ग्रेड बी देंगे इसको। इस वाली एक्टिविटी को भी आप ग्रेड बी देंगे, क्लियर। बट ये वाली एक्टिविटी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, मेंशन करेंगे ग्रेड ए। अब इस एक्टिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। मेरे पास बेटा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इसमें से करंट पास हो रहा है। तो आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है? अगर इसमें से करंट पास हो रहा है तो उसमें क्या नई बात हुई? नई बात ये हुई बेटा, जब भी करंट और मैग्नेटिज्म आपस में इंटरेक्ट करेंगे,
ध्यान से सुनेंगे, जब भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो मोशन प्रोड्यूस करने वाले हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, जब भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे मोशन, और इसी को प्रूव करने के लिए हम ये एक्टिविटी यहां पे कंडक्ट कर रहे हैं। मेरी बात को सुनो, ये कंडक्टर करंट कैरिंग है और मान लेते हैं इस रूम में, इस स्टूडियो के अंदर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहाँ पे इस वायर में करंट है, इस कंडक्टर में करंट है और आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कंडक्टर बेटा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, और यही इस एक्टिविटी का मेन एम है जो हमने स्टडी करना है। दोबारा सुनेंगे, बी और आई को मिलाओगे तो मोशन मिलेगा। मतलब अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर नॉर्मल पड़ा होता तो ये स्टेशनरी पड़ा होता, बट अगर इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर यहां से उड़ के कहीं दूर गिरेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो इंटरैक्ट करने के बाद वो बनाते हैं मोशन। क्लियर? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये एक्सप्लेन होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट इस एक्टिविटी में समझते हैं क्या है। क्या आपको इस एक्टिविटी में ध्यान देंगे बेटा, क्या आपको इस एक्टिविटी में कंडक्टर दिख रहा है? दिस इज अ कंडक्टर। इस कंडक्टर को जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखा तो क्या होने वाला है, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा करंट पास करते ही। देखो यहाँ पे वायर जा रही है, यहां से मैंने इसके अंदर करंट पास किया, करंट पास करते ही आई दे दिया इसको, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आई और बी मिलके क्या बनाते हैं, मोशन बनाते हैं। तो ये जो बेटा कंडक्टर है ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, आगे और पीछे मूव करने लगेगा, और यही इस एक्टिविटी की बनेगी ऑब्जर्वेशन। अब मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताएंगे, अगर मैं बैटरी की वैल्यू को बढ़ा दूं तो क्या मोशन इंक्रीज होगा, अगर मैं मैग्नेटिज्म की वैल्यू को बढ़ा दूं क्या मोशन इंक्रीज होगा, यस और नो विद रीजन आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और जिसका भी आंसर, जिसकी भी एक्सप्लेनेशन जबरदस्त मुझे लगने वाली है, आई विल गिव अ स्पेशल शाउट आउट टू दैट पर्सन। क्लियर? तो हम इस एक्टिविटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको पता है, तो वो भी आप मेंशन करेंगे इस डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट बताए तो लड्डू एक्टिविटी है। लड्डू एक्टिविटी हम किसको कहते हैं? ये ऐसी एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी के एग्जाम में आने के चांसेस तो बहुत ज्यादा हैं, पर करने में ये करने में और ही ज्यादा आसान है। दिस एक्टिविटी इज लड्डू एक्टिविटी। अब लड्डू एक्टिविटी है तो बहुत आसान है। देखो क्या किया, कुछ नहीं किया बेटा, मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको फूंक दिया, मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, दैट इज द बेसिक एक्टिविटी। मैग्नीशियम रिबन लिया, ले लिया, इस मैग्नीशियम रिबन को जला दिया, जलाते ही हमारे पास क्या होगा, एक रिएक्शन बनेगी Mg+O2, और एरो के ऊपर डेल्टा लगाएंगे हीट को दिखाने के लिए, और बना MgO। ठीक है? जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा कलर होगा, व्हाइट पाउडर होगा। साथ में मुझे क्या दिखेगी, जैसे वेल्डिंग करते टाइम पे डेजलिंग लाइट निकलती है, वैसे एक डेजलिंग लाइट मुझे यहाँ पे मिलेगी। अब ये कहां पे आ जाएंगे, ये ऑब्जर्वेशन के अंदर आप मेंशन करेंगे। मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम हीट करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। और ये बेसिक से पॉइंट आपको एग्जाम में मेंशन करने। ये एक्टिविटी तो वैसे बनाने के लिए नहीं आएगी 3 नंबर में, आपको एक डायग्राम आ सकता है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेंगे। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी को भी आप ए ग्रेड मेंशन करेंगे, इस एक्टिविटी को भी आप ए ग्रेड मेंशन करेंगे। ये एक्टिविटी बहुत कम आती है एग्जाम में, बट इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब ये पिक्चर बनी हुई आई है कई बार एग्जाम में, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनी हुई आई है। कुछ नहीं कर रहे बेटा, इसमें एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल दिया, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया फेरस सल्फेट। थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेके, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला, फेरस सल्फेट डाला, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फेरस सल्फेट डाला, और यहाँ पे फेरस सल्फेट डालने के बाद हमने इसको क्या किया, हमने इसको हीट कर दिया। तो ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाला फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट डालने के बाद हम करने वाले हैं इसको हीट करने के लिए लगा देते हैं इसके नीचे, हीट करने के लिए हम इसके नीचे लगा देते हैं बेटा बर्नर, और इसको कर देते हैं हीट। जैसे बेटा हम इसको हीट करेंगे, जैसे हम इसको हीट करेंगे तो क्या होने वाला है, इसका फेरस सल्फेट का जो कलर है, फेरस सल्फेट का जो कलर है वो चेंज होगा। फेरस सल्फेट का कलर क्यों चेंज होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन कंडक्ट होगी, और वो रिएक्शन में लिख रहा हूं FeSO4। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो Fe2O3 प्लस SO2
प्लस SO3 बनेगी। ये SO2 और SO3 बेटा बहुत पंजेंट स्मेल गैसेज होती हैं। पंजेंट मतलब इसकी स्मेल आप सहन नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा तीखी स्मेल होती है, बहुत पंजेंट स्मेल गैस होती है। ये भी आप ऑब्जर्वेशन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक्टिविटी, अगेन बहुत सिंपल एक्टिविटी है बट येट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PbNO3 होल ट्वाइस को जब हमने हीट करना है, PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करते हैं तो बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब याद करने योग्य बात है, NO2 बेटा ब्राउन गैस है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। NO2 इज द ब्राउन गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। द कलर ऑफ NO2 इज ब्राउन। तो ये एक्टिविटी के अंदर एम मटेरियल रिक्वायर्ड, देखो बेटा केमिस्ट्री की एक्टिविटीज के अंदर एम मटेरियल रिक्वायर्ड सब कुछ लगभग लगभग सेम है। डायग्राम आपके पास ऑलमोस्ट सेम है। एक टेस्ट ट्यूब बनानी सीख लो आप, ठीक है, साथ में उसके नीचे बर्नर बनाना सीख लो, 2-3 टेस्ट ट्यूब को कनेक्ट कैसे करना है वो सीख लो। ऑलमोस्ट डायग्राम सभी में सेम होते हैं। अब इस एक्टिविटी के अंदर बेटा हमारे पास क्या है, ये एक्टिविटी फिजिक्स की एक्टिविटी है और आप लोगों को स्कूल में भी कराई गई होगी। इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं, एक ग्लास स्लैब लेते हैं। एक ग्लास स्लैब लिया, अब तुम्हें पता बेटा ग्लास स्लैब में से जब लाइट पास करेंगे क्या वो सीधी जाएगी? क्या ग्लास स्लैब में से लाइट पास करने पे वो सीधी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक फिनोमिना लगता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे ही आप मीडियम चेंज करोगे, जैसे ही बेटा लाइट का मीडियम चेंज करोगे वैसे ही लाइट क्या करेगी, बेंड करेगी। तो ये मेरे पास लाइट का एक ओरिजिनल पाथ था, सो दिस इज OP, ओरिजिनल पाथ। क्लियर? दिस इज ओरिजिनल पाथ OP, और इस ओरिजिनल पाथ के कंपैरिजन में दिस इज द डेविएटेड पाथ, दिस इज द डेविएटेड पाथ। अब ये जो डेविएटेड पाथ था, इस डेविएटेड पाथ और ओरिजिनल पाथ के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन बनेगी, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये तो थ्योरेटिकल बात हुई, बट ये एक्टिविटी करनी कैसे है बेटा? सिंपल है, देखो एक आप बोर्ड लेंगे, वुडन बोर्ड, उस पर रखेंगे अपनी एक ग्लास स्लैब। जैसे ही आपने अपनी एक ग्लास स्लैब रखी, आप एक इंसिडेंट रे यहाँ पे पॉइंट करेंगे। चलो थोड़ा अच्छे से समझने के लिए, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेते हैं। उस बैकग्राउंड के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हम समझ पाए। देखो बेटा, एक मेरे पास है ग्लास स्लैब, ये है मेरे पास एक ग्लास स्लैब। क्लियर? अब इस ग्लास स्लैब का थोड़ा सा इंटरनल कलर चेंज कर देते हैं, ये है ग्लास स्लैब। डन। अब इस ग्लास स्लैब के अंदर आपने क्या करना है बेटा, एक इंसिडेंट रे बनानी है। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक इंसिडेंट रे, और इस इंसिडेंट रे के ऊपर आपको लगानी है 2 पिन्स। आपको क्या लगानी है? 2 पिन लगानी है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2। इस एक्टिविटी के भी एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट आपको पता होनी चाहिए ये एक्टिविटी कैसे करी जा रही है। पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 2। आपको क्या करना है बेटा, अपोजिट एंड से ये जो आपने पेंसिल से लाइन लगाई है, ये जो 2 पिन्स लगी हुई हैं एक सीध में, इन दोनों पिन्स को अपोजिट एंड से देखना है। मान लो ये ग्लास स्लैब है, तो मैंने उस साइड से लाइन लगाई है, जब मैं अपोजिट एंड से इसको देखूंगा तो मुझे ये 2 पिन्स यहां कहीं दिखेंगी। हमें क्या करना है, इसको जोड़ देना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे हो जाएगी। ये मेरे पास फाइनल क्या हो जाएगी, इमर्जेंट रे हो जाएगी, और हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से बेटा आपको यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी, रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, और इसका एक ओरिजिनल पाथ होगा और एक ये पाथ होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जस्ट बेटा एक रफ रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में जब आप करते हैं तो ये दोनों रेज आपके पास पैरेलल आएंगी। एग्जाम में पिछले कुछ सालों से बेटा ये एक्टिविटी नहीं आई कि आपको पूरी एक्टिविटी लिखनी हो, तो आप इसको C ग्रेड दे सकते हैं, बट इसके अंदर जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है उसका कॉन्सेप्ट आपसे काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इसके कुछ फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स का क्वेश्चन बेटा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। एनसीईआरटी के अंदर लिखा है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं बेटा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को अफेक्ट करते हैं। एक फैक्टर मैं आपको बता सकता हूं, वेवलेंथ ऑफ लाइट। चलो एक और बता दिया, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। इसके अलावा जो भी फैक्टर्स होंगे बेटा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने वाले हैं। अगली एक्टिविटी फिर से बेटा एक लड्डू एक्टिविटी है, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है और एग्जाम में आने के चांसेस हैं, बट एग्जाम में एज इट इज एक्टिविटी बनाने के लिए कम आती है। एग्जाम में इस एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने कुछ नहीं करना बेटा, आपका प्यारा वोटर,
आपका प्यारा वोटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और इसको देने हैं बिजली के झटके। मतलब पानी के अंदर जब हमने बिजली पास की तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई पानी को बिजली के झटके दिए, और जैसे ही पानी को बिजली के झटके दिए, पानी के अंदर से हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। अब हाइड्रोजन कह रहा है कि भैया मैं, मेरी तो अलग ही शान है, मेरी वॉल्यूम ऑक्सीजन की वॉल्यूम से डबल होगी। मतलब हाइड्रोजन अगर मेरे पास 20 ml प्रोड्यूस हुई तो ऑक्सीजन मेरे पास प्रोड्यूस होगी 10 ml। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई बताओ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या प्रोपोर्शन रहेगा। ये प्रोपोर्शन रहेगा बेटा 2:1। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बेटा वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में इसके ऊपर पूछा जा सकता है वो है कि हाइड्रोजन कहां पे प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीजन कहां पे। बेटा याद रखो, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी कैथोड में। एक सिंपल ट्रिक भी बताऊंगा अभी तुम्हें। ऑक्सीजन होगी एनोड पे। आप इसका ध्यान से फोर्थ अल्फाबेट देखो। आप इसका फोर्थ अल्फाबेट अगर देख रहे हो तो फोर्थ अल्फाबेट इसमें क्या है? हाइड्रोजन। कैथोड का फोर्थ अल्फाबेट क्या है? H। और एनोड का थर्ड अल्फाबेट क्या है? O। तो याद रखने का तरीका बेटा, कैथोड पे होगी हाइड्रोजन और एनोड पे होगी ऑक्सीजन। इसका टेक्निकल रीजन बच्चों को पता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। बट बेटा एग्जाम के लिए हमें थोड़ा सा तैयार रहना है, रट्टा भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कैथोड पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है और एनोड पे प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन। साथ में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, भैया H2SO4 का क्या काम है? हमने पानी को बिजली के झटके दिए तो बीच में तेजाब भी डाल दी। मतलब बीच में हमने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाली? क्योंकि बेटा सल्फ्यूरिक एसिड एक गुड कंडक्टर है। आप कहोगे सर कंडक्टर तो वाटर भी है। बेटा वाटर एक अच्छा कंडक्टर है, पर हमें अच्छे से काम नहीं चलाना, हमें एक्सीलेंट बनना है। जैसे तुम्हें भी अच्छे मार्क्स नहीं लाने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स लाने हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ना है। अच्छा तो सब पढ़ रहे हैं, बट आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ना है एज लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा बेटा? वाटर को एक्सीलेंट कंडक्टर में कन्वर्ट करेगा। वाटर गुड कंडक्टर है, बट इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडक्टर बनाने के लिए हमें डालना पड़ेगा H2SO4। अगेन वेरी वेरी सिंपल एक्टिविटी। हमने सिल्वर क्लोराइड लिया और इसका देखो बेटा, सिल्वर क्लोराइड होता है फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव का मतलब क्या है? फोटोसेंसिटिव का मतलब है जिसको लाइट से, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। हम कहते हैं ना ये बच्चा कितना ज्यादा सेंसिटिव है। भैया AgCl बहुत ही फोटोसेंसिटिव मटेरियल है। AgCl हो या AgBr, दोनों ही बहुत फोटोसेंसिटिव हैं। और जैसे ही इनके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, जैसे ही बेटा इनके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, इनकी फितरत बदल जाएगी। जैसे ही इन पे सनलाइट पड़ेगी, इनका कलर चेंज हो जाएगा और एक रिएक्शन होती है AgCl गिव राइज टू Ag+Cl2। मुझे बताओ AgCl कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का। सिल्वर कौन से कलर का होता है? ग्रे कलर का। तो ये आप ऑब्जर्वेशन में भी मेंशन कर सकते हैं कि पहले जो व्हाइट कलर का AgCl बहुत चौड़ में व्हाइट कलर का घूम रहा था, जैसे ही इस पे सूरज की रोशनी पड़ी, जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ी, ये बेचारे का कलर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इसका कलर कन्वर्ट हो जाता है ग्रे में। तो व्हाइट से ग्रे कन्वर्जन पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ इसकी एप्लीकेशन क्या है? बेटा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बेटा आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या था। उसके अंदर बेटा ये केमिकल बहुत ज्यादा यूज होता है। एक नेगेटिव होता है, जैसे फोटो बनती है ना, तो उसमें एक नेगेटिव बनती है, तो उस नेगेटिव को बनाने के लिए बेटा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एग्जाम में पूछी जाती है। अब ये जो अगली एक्टिविटी है बेटा, इस एक्टिविटी के ऊपर तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इस एक्टिविटी को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया? आयरन नेल को डिप कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो मेरे पास आयरन की नेल, कॉपर सल्फेट, रिएक्शन तुम्हें पता होगी या नहीं होगी? क्या रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी बेटा। क्या आप लोगों ने औकात सीरीज के बारे में सुना? हाँ जी बेटा, क्या आप लोगों ने मेटल्स की औकात सीरीज के बारे में सुना है? औकात सीरीज का मतलब है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। बेटा मेटल्स की ना अपनी अपनी औकात है, मेटल की अपनी अपनी रिएक्टिविटी है। कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, उसके बेसिस पे बेटा एक सीरीज बनाई गई है। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, उसको टॉप पे रखा गया है। औकात सीरीज में उनकी औकात बहुत बड़ी है। एक
लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं जिनकी औकात कुछ नहीं है रिएक्टिविटी करने में, रिएक्शन करने में, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लेटिनम है और कुछ मीडियोकर्स भी हैं। तो यहाँ पे बेटा जो आयरन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर पाया जाता है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, कॉपर को उसे सोल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। सो Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद हमारे पास FeSO4 बनेगा और साथ में निकलेगा कॉपर। FeSO4 का कलर कैसा होगा, इसका कलर था ब्लू, FeSO4 का कलर हो जाएगा ग्रीन। तो ये ब्लू टू ग्रीन कन्वर्जन के फॉर्म में इस एक्टिविटी के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं बेटा। तो आप इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो क्वेश्चन आप साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। जो ये पिछली एक्टिविटी है बेटा, दिस एक्टिविटी इज आल्सो ए ग्रेड एक्टिविटी, दिस इज आल्सो ए ग्रेड एक्टिविटी, दिस इज बी ग्रेड एक्टिविटी। एग्जाम में इस पे डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं आती बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सी ग्रेड एक्टिविटी है, बहुत कम पूछी जाती है एग्जाम में, बट ये वाली जो पीछे वाली एक्टिविटीज थी ये सारी की सारी एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने एक्टिविटी अभी करी है, देखो इसका एक और डायग्राम भी है, इससे पूछ सकते हैं बताओ आयरन नेल के कलर पे क्या फर्क पड़ेगा, जो हमारे पास सॉल्यूशन है उस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो बेटा, आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बेचारी की हालत देखो क्या होगी, बेचारी आयरन नेल की हालत देखो क्या होगी बेटा रिएक्ट करने के बाद। कलर पहले कैसा था, ब्लू कलर था, क्या यहाँ पे ब्लू कलर रहा, क्या ब्लू कलर रहा, कलर थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा है, फेड होने लगा है और फाइनली ये कलर कन्वर्ट होने वाला है ग्रीन में। सो रिएक्शन आपको याद रखनी है और कलर क्यों चेंज हो रहा है ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पीछे एक एक्टिविटी है बेटा फिजिक्स की, वो एक्टिविटी हम देखते हैं बाद में करेंगे, बट पहले केमिस्ट्री की एक और एक्टिविटी इसी चैप्टर की, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, बस इसमें तो बेटा एक्टिविटी क्या ही आएगी एग्जाम में, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन में बेटा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट पता है आपको, व्हाइट कलर के पीपीटी बनते हैं बेरियम सल्फेट के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसके अंदर हम रिएक्ट करवाते हैं बेटा सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से। ये क्या कर रहे हैं बेटा, अपना सामान एक्सचेंज कर रहे हैं, ये इसका सामान है ये इसका सामान है और इन्होंने अपने सामान एक्सचेंज किए और कुछ नया क्रिएट कर लिया। मान लो दो दोस्त हैं, एक के पास बेटा रेड कलर का पेन है जिसकी रेड कलर की कैप है, एक के पास ब्लू कलर का पेन है जिसकी ब्लू कलर की कैप है, और दोनों दोस्तों ने कहा क्यों ना हम अपने पेन की कैप्स को एक्सचेंज कर ले। तो अब मेरे पास दो नए पेन बनेंगे, एक वो पेन जिस पर रेड कलर की कैप है, एक वो पेन जिसके ऊपर ब्लू कलर की कैप है, मतलब एक रेड पेन विद ब्लू कैप एंड ब्लू पेन विद रेड कैप। इन्होंने भी यही किया, इन्होंने म्यूचुअल एक्सचेंज किया आयंस का। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, लिखेंगे कॉपी में, म्यूचुअल एक्सचेंज किया किसका, आयंस का। और जब ये म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ आयंस का तो एक नया कंपाउंड बना, और क्योंकि ये व्हाइट कलर के पीपीटी थे तो हम इसको डाउन एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भी है। अगली एक्टिविटी है बेटा एक्टिविटी रिलेटेड टू कॉपर। कॉपर की एक्टिविटी बेटा हमने क्या करना है, हमने कॉपर लिया और कॉपर को हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हीट कर दिया। मैंने क्या किया बेटा, कॉपर पाउडर लिया और कॉपर को हीट कर दिया। जैसे मैग्नीशियम को फूका था तो कॉपर कैसे बचता, तो हमने कॉपर को हीट करके बना दिया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है जी। अब कॉपर का कलर कैसा होता है बेटा, तांबे का कलर, जो कॉपर की वायर्स होती हैं उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। और जब उसको हमने फूक दिया, जब हम उसको जला देते हैं तो कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक। यहां तक की कहानी तो बच्चे बच्चे को पता है। पर बेटा इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मैं ब्लैक कलर को वापस से ब्राउन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, अगर मैं ब्लैक कलर को वापस से ब्राउन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो मेरे पास ये कॉपर ऑक्साइड बन गई, अब मैं क्या करूं बेटा, इस कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन करवा दूं हाइड्रोजन से। मैं क्या करूं, जो ये कॉपर ऑक्साइड बना ना, इसके अंदर क्या पास करा दूं, इसके अंदर हाइड्रोजन पास करा दूं, मुझे मेरा कॉपर वापस मिल जाएगा। ठीक है बेटा, कॉपर कह रहा है कि भाई मेरे को अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहना है, मेरे को नहीं रहना कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में, तो मुझे फटाफट से कॉपर में कन्वर्ट करो। तो तुमने क्या किया, तुमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन को डाल दिया किसके अंदर, कॉपर ऑक्साइड के अंदर, और कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन को मिलाते ही आपके पास वापिस से कॉपर आ जाएगा, जो कि आपका ओरिजिनल रिएक्टेंट था स्टार्टिंग में। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू रिडॉक्स रिएक्शन, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है अलग अलग फॉर्म से। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो एक्टिविटी है, पहले फिजिक्स की एक्टिविटी कर लेते हैं, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा होगी। ये एक्टिविटी है बेटा फिजिक्स रिलेटेड, इसमें थोड़ा क्लैरिटी नहीं दे रखी है एनसीईआरटी में, बट मैं मान सकता हूं कि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्या हम फोकल लेंथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम चेंज करते हैं बेटा ताकि नजर आए अच्छे से। क्या हम फोकल लेंथ
निकाल सकते हैं किसी भी लेंस की। बेटा फोकल लेंथ क्या होती है, ध्यान से सुनना, किसी भी मिरर या किसी भी लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, या फिर ऑप्टिकल सेंटर लेंस में और फोकस के बीच का जो गैप होता है, दैट गैप इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मुझे किसी एनोनिमस लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है तो क्या मुझे ये बताना है अपने माइंड को कि मुझे इसके पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस चाहिए? सॉर्टेड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या उसके बाद वीडियो लेक्चर में मैं ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा बेटा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये मेरे पास सपोज एक लेंस है, दिस इज अ लेंस, मुझे इस लेंस का पोल पता है, ये पोल है। अब मुझे जानना है इसका फोकस कहां पे है, क्योंकि अगर मुझे इसका फोकस पता चल गया, दिस इज अ फोकस, तो इसके बीच का मैं डिस्टेंस नाप लूंगा, मुझे पता चल जाएगा फोकल लेंथ। तो पेपर में एक्टिविटी आती है, यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस और द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। तो आप अपने ब्रेन को कहोगे कि भाई मेरे को नहीं पता फोकल लेंथ क्या है, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है पोल से लेके फोकस तक के बीच का डिस्टेंस। अब एक कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होगा, जब भी कोई लाइट रे इंफिनिटी से आती है, मान लो कोई लाइट रे बेटा एनोनिमस कहीं से आ रही है इंफिनिटी से, तो वो कहां पे जाके स्ट्राइक करती है, वो कहां पे जाके स्ट्राइक करती है, वो फोकस पे स्ट्राइक करती है। मैंने क्या बोला अभी, अगर मेरे पास ये मिरर है, अगर कोई लाइट रे बेटा, अगर कोई लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है, ये लाइट रे बेटा इंफिनिटी से आ रही है, अगर कोई लाइट रे बेटा इंफिनिटी से आएगी तो इंफिनिटी से आने के बाद ये पैरेलल रेज कहां से आ रही है, ये पैरेलल रेज आ रही है इंफिनिटी से, तो ये सारी की सारी एक पॉइंट पे इकट्ठी होंगी, ये सारी की सारी एक पॉइंट पे इकट्ठी होंगी और हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लूंगा, ये पोल है, ये फोकस है, ये मेरी हो जाएगी फोकल लेंथ। तो हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना, हम डिस्टेंस नाप लेंगे। हम क्या करेंगे, उस लेंस को एक सनलाइट वाले एरिया में रखेंगे या जहां से नेचुरल लाइट सोर्स आ रहा है वहां से लाइट आएगी, और लाइट आने के बाद बेटा एक स्क्रीन पे मुझे क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। पैरेलल रेज इंफिनिटी से आई, अगर पैरेलल रेज इंफिनिटी से आ रही हैं तो वो कहां पे कंसंट्रेट करेंगी, वो कंसंट्रेट करेंगी फोकस पे। तो मैं क्या करूंगा बेटा, अपने लेंस के साथ एक स्क्रीन रखूंगा और स्क्रीन को आगे पीछे करके देखूंगा कि कहां पे इमेज बन रही है, यहां इमेज बन रही है, नहीं बनी, नहीं बनी, एक जगह पे बेटा शार्प इमेज बनेगी, और जो वो शार्प इमेज जिस जगह पे बन रही है वो फोकस होगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग में फिट कर रखा है इंफिनिटी से आने वाली रेज इमेज कहां पे बनाती हैं, फोकस पे। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, पोल है या फिर ऑप्टिकल सेंटर है। स्क्रीन आगे पीछे करके जिस पॉइंट पे इमेज बनी वो क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। और फोकस और पोल के बीच का या फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का गैप क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द फोकल लेंथ। नेक्स्ट एक्टिविटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की एक्टिविटी है, जिसके अंदर हमने ये प्रूव करना है कि भाई तीनों कंडीशंस चाहिए होती हैं रस्टिंग के लिए। मतलब जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास तीनों कंडीशन फेवरेबल हो। ये तीनों कंडीशन के लिए हमने क्या किया, हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली। यहाँ पे देखिए बेटा, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 और टेस्ट ट्यूब 3। टेस्ट ट्यूब 3 में हमने डाल दिया कैल्शियम क्लोराइड, जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मतलब इस टेस्ट ट्यूब में ड्राई एयर तो थी और हम चाह रहे थे कोई मॉइस्चर ना हो, और मॉइस्चर का दुश्मन होता है CaCl2। CaCl2 क्या करेगा, सारा मॉइस्चर इसमें से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या इस टेस्ट ट्यूब में मॉइस्चर होगा, नहीं होगा। तो क्या इसमें जंग लगेगा, रस्ट लगेगी, नहीं लगेगी। सो नो रस्ट विल बी सीन। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ए ग्रेड एक्टिविटी है। सेकंड टेस्ट ट्यूब को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी एयर ना जाए, उसके अंदर हम चाह रहे थे कोई भी मॉइस्चर ना जाए, वाटर ना जाए, इसमें हम चाह रहे हैं कोई भी एयर अंदर ना जाए। तो हमने इसके ऊपर लेयर लगा दी, किसकी, ऑयल की। और जैसे ही हमने इसके ऊपर ऑयल की लेयर लगाई, अंदर कोई भी एयर नहीं जा पा रही। तो अगर वाटर है पर एयर नहीं है, तब भी यहाँ पे कोई भी रस्टिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे भी कोई रस्टिंग नहीं होगी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बेटा, पानी भी है, इसके अंदर हवा भी ट्रैप हुई हुई है, ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है। तो ये दोनों की दोनों क्या करेंगे, ये रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, ये आयरन के ऊपर रस्ट क्रिएट करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। नेक्स्ट एक्टिविटी अगेन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एस्टर क्या हमें पता है, क्या हमें पता है, एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है बेटा। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड का मतलब क्या है, जब भी हम एसिड और अल्कोहल को, देसी भाषा में कहें तो एसिड और अल्कोहल को जब भी हम मिलाएंगे और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, हल्का सा वार्म करेंगे, तो हमारे पास एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज एस्टर।
तो हमने क्या किया, हमने कुछ अमाउंट लिया, कुछ ml लिए हमने किसके, कलर चेंज करना पड़ेगा अगर विजिबिलिटी नहीं है तो। हमने कुछ अमाउंट किसके लिए, कुछ अमाउंट लिए हमने एसिड के, कुछ अमाउंट हमने लिया अल्कोहल का, और एसिड और अल्कोहल को हमने कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद हमने हीट किया तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, एंड दैट स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज एस्टर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने यहाँ पे जो बीकर लिया है इसको डबल बॉयलर पे हीट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब को, क्यों? आपको पता है बेटा अल्कोहल एक इन्फ्लामेबल मटेरियल है, मतलब ये बहुत जल्दी फायर कैच करता है, तो इस वजह से हम नहीं चाह रहे कि अल्कोहल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, अल्कोहल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारा जो हीट है वो आए। तो हमने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब को बीकर में रखना है, देन उसको वाटर बाथ बना के हीट करना है। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में याद रखनी है। H2SO4 की फ्यू ड्रॉप्स भी डालेंगे, few drops of H2SO4 is very important in this reaction ताकि एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बन सके। नेक्स्ट एक्टिविटी इज रिलेटेड टू बायो, और इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या चेक करते हैं, प्रूव करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है या नहीं। देखो बेटा एक ऐसा लीफ है जो जगह जगह से येलो है, जगह जगह से येलो है और ग्रीन है, क्या येलो जगह पे क्लोरोफिल होगा? नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे स्टार्च बनेगा? नहीं बनेगा। तो जब हम इस लीफ के ऊपर आयोडीन डालेंगे तो क्या यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आएगा? ग्रीन वाले हिस्से में ब्लू ब्लैक कलर आ गया, जबकि येलो वाले पार्ट पे कोई भी ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं हुआ, जिससे ये साफ होता है कि क्लोरोफिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली एक एक्टिविटी है बेटा स्लेकिंग ऑफ लाइम। आपने कुछ नहीं करना बेटा, ये एक्टिविटी आती भी नहीं है एग्जाम में, बट आपको पता होना चाहिए। CO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की। मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर लिया, लाइम वाटर है CaOH ट्वाइस, और जैसे ही मैंने लाइम वाटर के अंदर CO2 पास की तो क्या बनेगी? CaCO3 बनेगी, और CaCO3 का कलर कैसा होता है? मिल्की। बट याद रखेंगे अगर मैंने CO2 एक्सेस में पास की, अगर मैंने CO2 एक्सेस में पास की तो बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस, जो कि क्या होगा? अगेन कलरलेस। तो CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बट मिल्कीनेस डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। ये भी बात आपको याद रखनी है दैट CO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की बट मिल्कीनेस डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट हमारे पास बेटा सेम एक्टिविटी थी। एक एक्टिविटी में हमने क्या प्रूव किया कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, एक एक्टिविटी में हम प्रूव करेंगे कि भाई CO2 इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। हमने यहाँ पे डाल दिया KOH, एक बेल जार लिया, ये प्लांट है, प्लांट के साथ हमने क्या रखा है? KOH। क्यों रखा है बेटा? KOH दुश्मन है, KOH है दुश्मन किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया गया तो क्या इस कंटेनर के अंदर कोई CO2 बचेगी? और अगर CO2 नहीं बचेगी तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस शो नहीं होने वाली, जबकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस शो होगी क्योंकि यहाँ पे तो CO2 है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम सेम प्रोसीजर यूज करते हैं बेटा, वो सारा का सारा लॉन्ग प्रोसीजर है, बट एंड उसका जो स्टेप है वो ये है कि हम इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं आयोडीन की, और आयोडीन डालने के बाद अगर ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होता है विच मींस फोटोसिंथेसिस हुई है, स्टार्च बना है, और इस केस में तो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास अगेन बेटा प्रिज्म वाली एक्टिविटी है, जो मैंने आपको पॉइंट पी और क्यू हुआ ग्लास स्लैब में बताए थे। यहाँ पे ऐसे P1 P2 पॉइंट ले लेना, यहाँ पे सेम वैसे पिंस लगेंगी, बट ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस डायग्राम को याद रखेंगे। एक एक्टिविटी फिजिक्स में है न्यूटन एक्सपेरिमेंट की। न्यूटन एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा कि व्हाइट लाइट 7 कलर में कन्वर्ट होती है, ये बात तो सबको पता है, डिस्पर्जन का फिनोमिना। बट अगर मैं इसके सामने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दूं, अगर मैं इसके सामने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दूं तो क्या होने वाला है? ये 7 कलर्स कंबाइन होके दोबारा से क्या बना देंगे? व्हाइट लाइट बना देंगे। सो दिस एक्टिविटी इज रिकॉम्बिनेशन एक्टिविटी। रिकॉम्बिनेशन एक्टिविटी क्या किया इस एक्टिविटी में देखेंगे। व्हाइट लाइट के सामने एक प्रिज्म रखा तो यहां से 7 कलर्स बने, बट जब ये 7 कलर्स बन रहे थे इसके आगे हमने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रखा तो ये 7 कलर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूटन एक्सपेरिमेंट, या इसको हम रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। तो बेटा ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज क्लास 10th साइंस की। बहुत कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर ये सारी एक्टिविटीज इंक्लूड करी जाएं।
आपको इन सारी एक्टिविटीज के बारे में बेटा 4-4, 5-5 पॉइंट्स लिख के अपने पास नोट कर लेने हैं, ताकि एग्जाम से पहले आप इसको रिवाइज करके जाएं। प्रीवियस 5 इयर्स के बेसिस पे देखें तो एग्जाम में 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्टिविटीज के ऊपर आता ही आता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी इजी हो सके। गुड लक एंड पढ़ ले भाई।